अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया गया ऐसे ख़ानदानों की मदद के लिए जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। और आज का प्रोग्राम उसकी एक अहम कड़ी है जिसमें हम आपको नशे की बीमारी के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे जो कि साइंसी नुक्ता नज़र है वो आप तक पहुँचाएँगे। और रूटीन की तरह आज भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में माहिर के तौर पर शरीक होंगी मैडम उज़्मा सदाकत, जो कि ना सिर्फ विलिंग वेस की डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम है बल्कि एक नहायत ही शानदार माहिर मंशियात भी हैं और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ करंटली भी काम कर रही हैं जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो इतना एक तवील आपका तजर्बा है ऐसे ख़ानदानों के साथ काम करने का, उसको आप कैसे परसीव करती हैं? ये बिल्कुल एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस है कि जिसमें फैमिलीज़ जब इंटरेक्ट करती हैं, अपने मसले बताती हैं और वो मसले किताबों में भी लिखे होते हैं, तो आपके पास से एक थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, फैमिलीज़ कैसे उन प्रॉब्लम से नबरदाज़मा हो रही होती हैं और फिर जो स्ट्रेटजीज़ हम उन्हें बता रहे होते हैं जो कि बुक से ही ली जाती हैं, स्ट्रेटजीज़ किसी ना किसी स्ट्रक्चर से उठाई जाती हैं, किसी ना किसी फ्रेमवर्क से उठाई जाती हैं, तो फिर उसे देखा जाता है कि ये कैसे हेल्पफुल हैं इन फैमिलीज़ के लिए। सो देयर आर सम टीचिंग मोमेंट्स एंड सम लर्निंग मोमेंट्स आल्सो कि आप सिखा भी रहे होते हैं और आप बहुत सारे तजर्बात जो फैमिली मेम्बर्स के होते हैं उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं। बिल्कुल। और कैसा लगता है जब कोई फैमिली साइंसी नुक्ता नज़र को समझ के उसे अप्लाई करके अपनी ज़िंदगियों में चेंज लेके आती है? चीज़ें मुझे लगता है कि आसान हो जाती हैं जब हम अपनी अक्ल पे इक्तफ़ा करने की बजाय किसी साइंसी स्ट्रक्चर को उठाते हैं और उसके मुताबिक चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। तो जो एक तकलीफ़ हमारे दिल में उठती है कि हम शायद फेल हो रहे हैं इस मसले को हल करने में, अगर हम कोई फ्रेमवर्क उठा लें, कोई साइंसी स्ट्रक्चर उठा लें, तो मुझे लगता है कि चीज़ें हमारे लिए कदरे आसान हो जाती हैं और हमें लगता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मी, इट इज़ अबाउट अ प्रॉब्लम जो कि मुझसे हट कर के है, टेबल के ऊपर रखा है और मुझे इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल, ये बड़ी आपने शानदार बात की है कि साइंस वो वाहिद स्ट्रक्चर है जो मैनकाइंड की मदद हमेशा से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ज़िंदगी में प्रॉब्लम कोई भी हो, अगर हम साइंस से मदद मांगते हैं तो हमें सच्ची मदद जो है वो ज़रूर मिलती है। मैं ये कहूँगी कि हमेशा से तो ये स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन पिछले कोई 500 सालों में काफ़ी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और काफ़ी बेहतरी हुई है। और उससे पहले जो इंसानों के पास स्ट्रक्चर था वो रिलीजन देता था या कुछ सोशल नॉर्म्स जो कि कबीले बनाते थे, कबीलों के सरदार बनाते थे, कोई नॉर्म्स होते थे जिसके तवसुत से लोगों को रहने की इजाज़त होती थी, या रिलीजन फिर हमें कोई स्ट्रक्चर देता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस भी इवॉल्व की और फिर साइंस ने भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स वज़ा करने शुरू कर दिए जो कि लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट नहीं सिखाते थे बल्कि लोगों को ज़्यादा बेहतर और आसानियाँ और सहूलतें फ्राहम करने वाले थे। बिल्कुल। और बिहेवियर साइंसेस ने तो इस वे में बहुत तरक्की की है और बहुत सारे ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट जो ऐसे बिहेवियर्स भी वज़ा किए हैं जो कि डायरेक्ट हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं इसी हवाले से आपसे कुछ साइंसी पस मंज़र में आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों कहा जाता है कि एडिक्शन एक बीमारी है? इसको बीमारी क्यों कहा जाता है जबकि पहले जैसे आपने कहा कि इससे पहले जो स्ट्रक्चर होता था उसमें तो इसको कोई नशा करने को कोई किरदार की ख़राबी या कोई गुनाह तसव्वुर किया जाता था, तो साइंस में इसको बीमारी का दर्जा क्यों दिया जाता है? अच्छा, एक मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ये जो एडिक्शन का मसला है ये 1980s के बाद सामने नज़र आना शुरू हुआ जब अफ़गानिस्तान से हीरोइन जो है वो ट्रांसफ़र की गई पाकिस्तान के अंदर, ओपीएम ट्रांसफ़र की गई, तो हीरोइन के मसले जो हैं वो उभरना शुरू हुए। उससे पहले 1980 से पहले पाकिस्तान में शराब, अगर आप लोगों को कुछ हिस्ट्री से लगाव है तो अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में शराब जो है वो बिकती थी सरेआम, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में या यूरोप में या अमेरिका में बिकती है, और शराब के ऊपर कोई बैन नहीं था। बहुत सारे ऐसे डांस क्लब्स थे जहाँ पे शराब जो है वो बेची जाती थी और लोग उसको पीते थे। लेकिन 1977 के बाद जब ज़िया दौर आया तो शराब को फिर बैन कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट के तौर पर
फिर मुतारिफ जो है वो ज़्यादा करवाया जाने लगा और इसके ऊपर एम्फिसाइज़ किया गया। शराब जब बंद हुई तो यही वो दौर था जब अफ़गानिस्तान में वॉर भी थी और वहाँ से लोग जो थे वो पॉपी प्लांट्स जो प्लांट करते थे काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया थ्रू पाकिस्तान टू यूएस या फिर यूरोप। सो पाकिस्तान की जो राह गुज़र थी, जब ड्रग्स उसमें से गुजर कर दूसरे मुल्कों में जाने लगे तो कुछ ड्रग्स ने इधर भी बसेरा करना शुरू कर दिया। सो ये वो दौर है 1980s का जब हेरोइन जो है वो एक्सपोर्ट की जाने लगी थ्रू अफ़गानिस्तान से वाया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी फिर हेरोइन एडिक्शन जो है वो मंजर आम पे उभरना शुरू हुई। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में ये मसला 1980 से बहुत पहले भी मौजूद था। जैसे गूगल पे अगर आप सर्च करें तो वहाँ पे एक अखबारी तराशा आपको मिलता है जो कि 1905 का अखबारी तराशा है, और वो कहता है कि अगर आप हमें कुछ डॉलर्स भेज दें तो हम आपको पोस्टल सर्विसेज के थ्रू कुछ मेडिसिन का सेट भेजेंगे जो कि 3 माह का होगा, और अगर आप उन अद्वियात को इस्तेमाल करेंगे तो आपका अल्कोहलिज्म ठीक हो जाएगा, फिर आप थोड़ी बहुत शराब पी के अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार सकते हैं। ये 1905 की बात है। इसी तरह जब हम अमेरिका में अल्कोहलिज्म का मसला देखते हैं तो अमेरिका में पहले ड्रग्स नहीं थी। जब हम 90s के अर्लीज़ की बात करते हैं, जबकि वहाँ पे शराब जो थी वो आम थी और तमाम लोग, जैसे आज वहाँ पे शराब लीगल है वैसे ही तब भी लीगल थी। लेकिन जब शराब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ और उसकी वजह से अल्कोहलिज्म मंजर आम पे आना शुरू हुआ, अल्कोहलिज्म से मुराद है कि शराब की बीमारी में लोग मुब्तला होने शुरू हुए, तो फिर वहाँ पे जो हायर अथॉरिटीज़ थी उन्होंने बैठा सोचा कि इस मसले का क्या हल किया जाए, तो उन्हें एक ही हल नज़र आया कि इसको बैन कर दिया जाए। अगर इसको बैन कर दिया जाएगा तो फिर लोग शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो 1929 से ऑनवर्ड्स तकरीबन 10 साल तक जो शराब है उसको बैन किया गया। जब शराब अमेरिका में बैन की गई तो लोगों ने घरों में शराब कशीद करना शुरू कर दी, और शराब के साथ साथ बाहर से मैक्सिको से ड्रग्स भी दरामद करना शुरू कर दिए, जो कि ज़्यादा उसकी बड़ी खेप जो है वो अफ़गानिस्तान से जाती थी और मैक्सिको के अंदर भी प्लांट किए जाते थे। जब ड्रग्स बाहर से अंदर आना शुरू हुए तो अब अमेरिका को 2 मसले थे। एक तो शराब का मसला था और दूसरा उसके साथ साथ जो इलिसिट ड्रग्स हैं, जो इलीगल ड्रग्स हैं, जैसे हेरोइन है, चर्स है, जैसे ओपियम है, उनके भी मसले जब आना शुरू हुए तो वो फिर बैठे हायर अथॉरिटीज़ और उन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि हम ड्रग्स से निपटें तो हम ये क्यों ना करें कि शराब को दोबारा से लीगल कर दिया जाए, ताकि लोग शराब पीने की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो जाएं और वो बाकी ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद अमेरिका में शराब के साथ साथ ड्रग्स भी रहे और ये मसला जो है वो बढ़ता चला गया। सो अल्कोहलिज्म के बाद अगर हम 1930s की बात करें तो वहाँ पे अल्कोहलिज्म ज़्यादा बड़ा मसला नज़र आता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो 80s में भी वहाँ पे मौजूद थी। और अल्कोहलिज्म का जो इलाज था वो ये किया जाता था कि लोग जो साइकेट्रिक इलनेसिस की बीमारियों का इलाज होता था, उस ज़माने में अमेरिका में भी ये इलाज था कि लोगों को हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाता था, चेन से बांधा जाता था। ये वो लोग थे जिनकी के घरों में वापसी मुमकिन नहीं थी। तब अद्वियात भी बड़ी बेसिक किस्म की होती थी, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी अद्वियात भी मुयसर नहीं थी। सो अल्कोहलिक जो होते थे उन्हें भी ऐसे मेंटल जो साइकेट्रिक इलनेसिस के पेशेंट थे उनके साथ मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर बंद कर दिया जाता था और चेन किया जाता था। लेकिन वहाँ पे मौजूद एक डॉक्टर ने देखा कि ये लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, इनके मसले जो हैं वो जल्दी बेहतर हो जाते हैं और वो कोऑपरेटिव होने लगते हैं दूसरे जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं उनके पेशेंट की निस्बत, और इन्हें ज़रूर घरों में वापस जाना चाहिए ताकि ये अपनी सोशल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ जो है वो एक रेगुलर नॉर्मल इंसान की तरह स्पेंड कर सकें। यही वो दौर है जिसके अंदर एक और मूवमेंट ने जन्म लिया जिसको हम अल्कोहलिक एनोनिमस कहते हैं। ये 1935 की बात है जब एक ड्रग अल्कोहलिक्स जो थे उन्होंने एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस गेन किया, और वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ये था कि वो कोई 3-4 दफ़ा, बिल विल्सन उनका नाम था, और वो 3-4 दफ़ा पहले भी हॉस्पिटल में जाते थे, डिटॉक्स 7-8 डेज़ का करते थे और फिर वो वापस आते थे। सो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान उन्हें एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ जो कि उन्होंने अपने डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर सिल्कवर्थ था, उसके साथ शेयर किया। और वो एक्सपीरियंस ये था कि एक वाइट लाइट उसके पास आई ग्रेजुअली, और वाइट लाइट ने उससे कहा कि देखो, अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो तुम अपने जैसे किसी दूसरे अल्कोहलिक की मदद करो कि उसको छुड़वाने की तरफ जाओ और अपनी ये कहानी उसके साथ शेयर करो ताकि वो भी छोड़ने की तरफ जाए।
जब वो बेदार हुआ और उसने अपना ये एक्सपीरियंस जो है वो अपने मौलिद जो कि डॉक्टर सिल्कवर्थ थे उनसे शेयर किया, तो उन्होंने ये सोचने की बजाय कि ये इसको हेलुसिनेशन है, उन्होंने कहा कि गो एंड डू इट, कि जो तुमने देखा है तुम उस पर बिलीव करो और उसी चीज़ को आगे लेकर के जाओ। और यूं वो वहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से जब फारिग हुए तो उनका एक बिजनेस ट्रिप था जो कि किसी और स्टेट में था, जो कि ओहायो थी स्टेट, और ये न्यू यॉर्कर थे। जो बिल विल्सन थे ये न्यू यॉर्कर थे। ही ट्रेवल्ड फॉर हिज बिजनेस टू ओहायो जो कि एक और स्टेट है, और वहाँ पे उन्होंने ढूंढना शुरू किया। जब उन्हें क्रेविंग हुई तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ और जहाँ से मैं अपनी रिकवरी को थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकूँ। सो उन्होंने एक बंदे को कांटेक्ट किया तो उसने कहा जी मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इलाज के अंदर। उसने कहा मेरी बात सुन ले। उन्होंने कहा जी मैं इंटरेस्टेड नहीं गल सुनने में भी। सो उन्होंने एक और बंदे से रब्ता किया कि क्या तुम मुझे किसी और बंदे का रब्ता दे सकते हो, और यूँ करते करते वो कोई 2-3 लोगों के थ्रू एक और जो फिजिशियन थे उन तक पहुँचे, जिनकी बीवी ने फ़ोन उठाया और कहा कि जनाब अभी तो वो ड्रंक हैं, तो कल सुबह जब ये उठेंगे तो फिर मैं इनसे बात करूंगी। और बीवी ने बड़ी मिन्नतें करके वो जो अल्कोहलिक थे, जो कि खुद मेडिकल डॉक्टर थे, उन्हें मनाया और कहा कि आप काइंडली इनसे 2 मिनट की बात कर लें। और फिर बिल विल्सन को इनवाइट किया कि आप आएँ और इनसे बात करें। और वो 2 मिनट की जो मुलाकात थी वो तकरीबन 2 घंटे तक रही। और इन 2 लोगों ने फिर एक मूवमेंट जो है वो तश्कील दी जिसको हम अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम से जानते हैं। ये मूवमेंट 1935 में आई, लेकिन 1935 में इस प्रॉब्लम को यानी अल्कोहलिज्म को या ड्रग एडिक्शन को बीमारी नहीं कंसिडर किया जाता था, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर इन लोगों में डेवलप हो गई कि ये कोई मसला है जिसको प्रॉपरली हल करने की ज़रूरत है। ये कोई करैक्टर फ्लॉ नहीं है, ये कोई लोग जानबूझ के अपनी ज़िंदगियां तबाह नहीं करते, बल्कि कोई एक चीज़ है जो प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। कोई ऐसे किरदार के बुरे या कोई बाय नेचर बुरे लोग नहीं होते, हाँ, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग 1935 में डेवलप हो गई कि ये कोई करैक्टर फ्लॉ नहीं है, ये कोई बाय चॉइस हम अपनी ज़िंदगियां तबाह नहीं करते, बल्कि ये कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम को मेडिकल प्रॉब्लम का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने सोचना शुरू किया कि शायद ये कोई स्पिरिचुअल नैयत की चीज़ है जिसके थ्रू हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। और उन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस की मूवमेंट का आगाज़ किया, जिसमें तमाम अल्कोहलिक्स जो थे वो बैठते थे और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, और इस तरह से उन्हें रिकवरी में मदद मिलने लगी। एंड इवेंचुअली ये प्रोसेस चलना शुरू हो गया। फिर फर्दर जब ये प्रोसेस अल्कोहलिक एनोनिमस का आगे बढ़ा तो इसी दौरान बहुत सारे जो डॉक्टर्स थे, जो कि साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया। सो 1950s से 1960s के दरमियान डॉक्टर E.M. जेलेनिक का काम काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ, जिसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने ये एक्सेप्ट किया कि ये जो अल्कोहलिज्म है ये कोई मर्ज़ है। WHO ने 1956 में एक्सेप्ट किया कि ये जो अल्कोहलिज्म है ये कोई करैक्टर फ्लॉ नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि ये एक फिजिकल इलनेस है। सो 1956 से ऑनवर्ड्स इसको एक जिस्मानी मर्ज के तौर पे ट्रीट किया जाता रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम अमेरिका। और फिर जैसे जैसे रोशनी जो है वो दूसरे मुल्कों तक भी पहुंची, प्रॉब्लम भी लेट पहुंचा तो रोशनी भी पहुंचना शुरू हो गई। और आज जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां पे ये मसला 1980s में इमर्ज करना शुरू किया, तो 1980s तक अमेरिका वालों ने इसका बहुत सारा इलाज भी दरियाफ्त कर लिया था। उन्होंने ये भी दरियाफ्त कर लिया था कि जो पेशेंट खुद से चलकर राज़ी नहीं होते तो फैमिली कैसे उन्हें राज़ी करके इलाज में लेकर जा सकती है, जिसको कि हम इंटरवेंशन कहते हैं। सो 1980s तक जब वहाँ पे इलाज मौलजा था तो यहाँ पे अभी ये मसला शुरू हुआ था। लेकिन चूँकि 1980s में कोई फिजिशियन नहीं थे या साइकेट्रिस्ट नहीं थे जो कि एडिक्शन का इलाज करते थे, सो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ करना शुरू किया, बट बार बार रीलैप्स होना स्टार्ट किया। एंड देन इवेंचुअली डॉक्टर सदाकत साहब ने इसका इलाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाया, जो कि शुरू में एक डिफरेंट मॉडल था, फ्रेंडशिप मॉडल था, जो कि इवेंचुअली इवॉल्व होता होता फिर 90s के अंदर जाकर ये कम्प्लीटली एक मेडिकल मॉडल के ऊपर इस बीमारी को ट्रीट किया जाने लगा। और बहुत सारे लोग जो इस इदारे से मुतल्लिका, जिसका नाम सदाकत क्लिनिक है एंड लेटर ऑन विलिंग वेज के नाम से यह मंजर आम पे आया, सो बहुत सारे लोग जो इस इलाज मौलजा से मुतल्लिका थे उन्होंने भी अपने अपने जाके रीहैब्स बनाना शुरू किए और लोगों को मदद जो है वो फ्राहम करना शुरू की। लेकिन
आज भी पाकिस्तान के अंदर इस बीमारी के हवाले से ना सिर्फ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, बल्कि लोग साइंटिफिक फैक्ट्स को अपनाने में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं और वो अगेन एंड अगेन ये सोचते हैं कि ये कहीं जानबूझ के तो नहीं कर रहा, ये कहीं बुरा शख्स तो नहीं है जो ड्रग्स करता है और अपनी ज़िंदगी तबाह करता है। जबकि दुनिया भर में इस बीमारी को WHO ने, जिसको कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसने इसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया है कि जो अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन है ये एक जिस्मानी मर्ज है। कुछ दिनों पहले मेरा एक कॉन्फ्रेंस में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे एक UK के साइकेट्रिस्ट आए हुए थे जो कि एडिक्शन को केटर करते थे वहाँ पे और ट्रीटमेंट करते थे। सो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा कि ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म आज भी एक ऐसा बच्चा है जो कि साइकेट्री का खोया हुआ बच्चा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल वर्कर्स कहते हैं कि ये हमारी औलाद है, बहुत सारे माहिर नफ्सियात कहते हैं कि ये जी हमारी औलाद है, और जो डॉक्टर्स या साइकेट्रिस्ट हैं वो डिसओन करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी औलाद नहीं है। जबकि एक्चुअली ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म जो है ये सोशल इशू नहीं है, ये एक प्योरली मेडिकल इशू है जो कि साइकेट्रिस्ट, फिजिशियंस और साइकोलॉजिस्ट की मदद से इस बीमारी का इलाज जो है वो मुमकिन है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हिस्टोरिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दे के हमें समझाया कि ये एक बीमारी है। अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस किस्म की, एक तो आपने बताया कि ये प्योरली मेडिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल इलनेस है, तो क्यों फिर इसमें साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं? क्या उनका भी रोल है? किस किस्म की, यानी किस नेचर की ये डिजीज़ है जिसमें बात देखें, जब मैं फिजिकल इलनेस की बात करती हूँ तो साइंस ये बताती है कि ये इस तरह से फिजिकल इलनेस है कि जब भी कोई ड्रग्स करता है तो हमारे बॉडी के अंदर ड्रग्स को हजम करने का भी सिस्टम कुदरत ने रखा हुआ है। इसका मतलब है कि कुदरत को पता था कि ये जो मैं इंसान बना रहा हूँ ये ना सिर्फ मूलियाँ गाजरें खाएगा, ये ड्रग्स भी करेगा, और ड्रग्स को हजम करने का सिस्टम भी इंसान के अंदर चूंकि बाकायदा मौजूद है। सो इसका मतलब है कि हम जब ड्रग्स करते हैं तो ड्रग्स को हजम भी करते हैं। नॉर्मल लोग जो ड्रग्स कभी कभार करने वाले हैं या उन्हें ड्रग्स की कोई उनके अंदर चाहत डेवलप नहीं होती या क्रेविंग्स नहीं होती, ये वो लोग हैं जो जिनका जो लीवर मेटाबोलाइज जब ड्रग्स को करता है तो वो नॉर्मल वे में करता है। अब जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो ड्रग्स के एक तो रूट काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ लोग स्निफ करते हैं, कुछ स्मोक करते हैं, कुछ इंजेक्टेबल्स के ऊपर होते हैं, कुछ एडिबल ड्रग्स जो हैं वो खाने की तरफ जाएंगे, नेज़ल जो ड्रॉप्स हैं वो भी अब अवेलेबल हैं जो आप अपने नॉस्ट्रल्स के अंदर डालें और उसका जो मज़ा है वो आप लें। सो रूट जो भी हो, लेकिन जब भी हम ड्रग करेंगे तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लीवर में जाएगा ताकि उसको डाइजेस्ट किया जा सके। लीवर के अंदर जो मैकेनिज्म है नॉर्मल उसको डाइजेस्ट करने का वो ये है कि ड्रग्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और ड्रग्स जो है वो जल्दी टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होता है और ये टॉक्सिन्स जो हैं वो तेज़ी के साथ बॉडी से एलिमिनेट भी होते हैं। यानी जो प्लेयर का स्पैन है वो बहुत थोड़ा है। रेगुलर यूजर्स के अंदर जब भी ड्रग करेंगे तो ब्रेक डाउन होगा, देर से वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होगा लेकिन जल्दी एलिमिनेट होगा। जबकि जब हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं ये वो लोग हैं जिनके बॉडी के अंदर लीवर जो है वो जल्दी से ड्रग्स को टॉक्सिन्स में कन्वर्ट करता है और देर तक वो टॉक्सिन्स उनके बॉडी में स्टे करते हैं और तब जाकर बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है उनके बॉडी से यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू वो एक्सेल करते हैं। जबकि लार्जर क्वांटिटीज जो उस ब्रेकडाउन की हैं वो उनकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती हैं। जब ब्लड स्ट्रीम में शामिल होती हैं तो हम इसको कहते हैं कि अच्छा ये मेटाबॉलिक एरर है। मेटाबॉलिक एरर से मुराद ये है कि ये वो लोग हैं जिनका लीवर अब ड्रग को मेटाबोलाइज करने में डिफ़िकल्टी महसूस करता है, वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, वो नशे को ब्रेक डाउन करके जिस्म से एलिमिनेट नहीं कर सकता बल्कि वो नशे को टॉक्सिन्स में कन्वर्ट करता है और ये टॉक्सिन्स उसके जिस्म के अंदर ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट अ फिजिकल इलनेस। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको 1960s की अगर मैं बात करूं तब भी और आज भी बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि ये एक ब्रेन डिजीज़ है। ब्रेन डिजीज़ से वो ये मुराद लेते हैं कि ब्रेन के अंदर जो हमारा एक सिस्टम है, इमोशनल लिम्बिक सिस्टम है जो कि इमोशंस को कंट्रोल करता है,
वहीं पे हमारा रिवॉर्ड सेंटर्स भी है। सो ड्रग्स जब भी कोई करता है तो रिवॉर्ड सेंटर में डोपामीन की बम्बार्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा और करना चाहता है और उसे अच्छा लगता है। सो रिवॉर्ड सेंटर को ओवर एक्टिव रखने के लिए लोग ज़्यादा ड्रग करते हैं, ये उसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। बट सवाल ये है कि जब तक कोई ड्रग लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचेगा तो वो वही ब्लड स्ट्रीम है जिसके थ्रू वो लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचेगा, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है, पूरे जिस्म का हाफ ब्लड जो है वो हमारे ब्रेन में जाता है और हाफ जो है वो बाकी जो बॉडी के फंक्शंस हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। बट हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं जाता, बल्कि हमारा ब्रेन जो है वो ब्लड से ऑक्सीजन या ग्लूकोज को स्पंज करता है और ऊपर खींच लेता है। और जो भी हमारा ब्रेन नज़र आता है वो बेसिकली ग्लूकोज की फॉर्म है, जो कि वो उसी ब्लड से ड्राइव करता है, जो ब्लड मैक्सिमम जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। सो ड्रग्स भी उसी के थ्रू ब्रेन स्पंज करता है और ड्रग्स जो हैं वो फिर हमारे ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों को इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो ड्रग्स की भी 4 कैटेगरीज हैं, जिनमें से डाउनर्स होते हैं कुछ नशे। डाउनर से मेरी मुराद है कि जिन्हें लैंडिंग ड्रग कहा जाता है, जो आपको एक्टिव होने से लेस एक्टिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, रिलैक्सेंट होते हैं, जो रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करते हैं आपको। और यूजुअली ये वो नशे हैं जो कि लोग रात को इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं, जिनमें से मोस्ट प्रोमिनेंट अल्कोहल है। इसके अलावा नींद की अद्वियात हैं, इसके अलावा लेग्जोटनल्स हैं, वेलियम्स हैं, ये वो चीज़ें हैं, सुकून आवर अद्वियात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा रिलैक्स करने की तरफ जाती हैं या लैंड करने की तरफ जाती हैं, या आपको अब सुलाने की तरफ जाएंगी ताकि आप दोबारा उठें तो अपना डे जो है वो एक्टिवली स्टार्ट कर सकें। दूसरी कैटेगरी है डाउनर्स के बाद जिन्हें अपर कहा जाता है। अपर ड्रग से मुराद वो नशे हैं जो कि बेसिकली आपको ओवर एक्टिव करते हैं। आप लेस एक्टिव हैं, आप ड्रग करते हैं, आपको ओवर एक्टिव करते हैं, जिसमें निकोटीन शामिल है, जिसमें कैफीन शामिल है, जो कि वेल एक्सेप्टेड ड्रग्स हैं हमारे कल्चर में। इसके अलावा कोकीन एक ऐसा नशा है जो कि आपको हाई अलर्ट करने की तरफ जाता है। एम्फेटामाइंस हैं जो कि आपको एक्टिव ज़्यादा बनाने की तरफ जाती हैं। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी है ड्रग्स की, जिसको हलूसिनोजिन्स कहा जाता है या माइंड बेंडर कहा जाता है। जैसे चर्स जो है, वीट या हैश जिसको हम बोलते हैं, marijuana बोलते हैं, ये वो नशा है जो कि आपके परसेप्शंस को डिस्टॉर्ट करता है, ये आपकी सोचों को तोड़ता और मरोड़ता है और आपके ख्यालात में खलबली मचाता है। ये आपको ना तो एक्टिव करता है ना डाउन करता है। इसका मेन इफेक्ट जो है वो आपकी सोचों के ऊपर गालिब आना है। चर्स पीने के बाद लोगों की 5 सेंसेस जो हैं वो शार्प ज़्यादा हो जाती हैं, उन्हें ज़्यादा दिखने लगता है, स्मेल ज़्यादा महसूस होने लगती हैं, किसी भी टच को वो ज़्यादा फील करने की तरफ जाते हैं। इसके अलावा वो ज़्यादा सेंस कर सकते हैं कि उनकी सराउंडिंग में लोग कितने मौजूद हैं, जबकि अगर हम उनकी टाइम की बात करें तो टाइम की जो उनकी सेंसिटिविटी है वो डिस्टॉर्ट होती है, कि उन्हें लगता है कि टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है या बड़ा ही स्लो करके गुजर रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो कि मेडिकल इफ़ेक्ट हैं किसी भी ड्रग के, लेकिन ये इफ़ेक्ट जो हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर मौजूद रहें तो ये इसका बेनिफिट आप लेते रहते हैं। यानी ड्रग्स की जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी हमने अभी सारी बात की, तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हैं। बट ड्रग एडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म पेन भी क्रिएट होती है, जिसका मतलब ये है कि ये ड्रग्स जो थोड़ी मुद्दत के लिए फ़ायदा देते हैं, तो ये जितने भी नुकसानात की मैंने बात की, ये वो तमाम नुकसानात हैं वो तब भी क्रिएट होते हैं, चाहे आप इन्हें ज़िंदगी में एक दफ़ा करें, चाहे आप इन्हें ज़िंदगी में 100 दफ़ा करें, और चाहे आप इन्हें हर रोज़ करें, लेकिन बेनिफिट के साथ साथ आपको नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। सही। ड्रग एडिक्शन से मुराद के जिस्मानी मर्ज़ है जिसमें मेटाबॉलिक एरर डेवलप होता है, और यही नशे जो हैं ये हमारे ब्रेन पे जाके काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ नशे ब्रेन के मुख्तलिफ रीजन्स को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे अगर हम कैनबिस की बात करते हैं तो हमने बात की कि ये हमारी परसेप्शंस पे ज़्यादा जाके हिट करता है। इसी तरह अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल के बारे में बुक्स ये कहती हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने एक ब्रेन प्लेट में रखा और एसिड उसके ऊपर पोर कर दिया कि पूरे का पूरा ब्रेन ही अफेक्ट करेगा। इसी तरीके से जो हेरोइन है, जो पेन मिटाने वाले नशे हैं, जो चौथी कैटेगरी है जिसमें हेरोइन है, मार्फिन है, ओपियम है, या पेन किलर्स अद्वियात जितनी भी हैं, ओपियाइड सिंथेटिक्स हैं, ये वो नशे हैं जो कि आपकी पेन को कम करते हैं। सो ये तमाम के तमाम नशे जो हैं ये आपके
ब्रेन के डिफरेंट रिसेप्टर्स को जाके हिट करते हैं, जिनको हम MORs भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी कुदरत ने ओपियाइड्स रिसेप्टर्स रखे हुए हैं। यही वजह है कि अगर आप अपने जिस्म पे चुटकी भरें किसी भी जगह पे, तो थोड़ी देर के बाद आपको उस तकलीफ से आराम आ जाता है, जिसकी वजह यह है कि जो आपके बॉडी के अंदर कुदरत ने नेचुरल ओपियाइड्स रखे हैं वो उस जगह पे ट्रैवल करते हैं और उस पेन को हील करने की तरफ जाते हैं। सो ये जो हेरोइन वाला नशा है या ओपियाइड्स हैं, ये आपके बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ आपकी जो प्री फ्रंटल कॉर्टिक्स है उसको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, जिसके अंदर रीजनिंग मौजूद है, जिसके अंदर नफ़ा नुकसान में तमीज़ करने की एबिलिटी जो है मौजूद है। सो ये तमाम वो खलबली है जो नशे मचाने की तरफ जाते हैं, ना सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर बल्कि बॉडी से जो ब्लड जो नशों के समेत ऊपर जाता है वो हमारे ब्रेन को भी जाके इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, ये तो भी आपने बायोलॉजिकल इसका पूरा वो बताया है। जब हम बुक्स में पढ़ते हैं कि इट्स एन बायोसाइको सोशल डिजीज़, तो किस तरह ये आपने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि जिस्मानी मर्ज़ है, लेकिन इसके जो असरात हैं, जो डैमेजेस क्रिएट होते हैं, वो इंसान की नफ्सियाती सेहत पर, ज़हनी सेहत पर, उसकी समाजी सेहत पर, उसके ताल्लुकात को ख़राब करने की तरफ जाता है। तो ये असरात आप कैसे डिफाइन? देखिए, जैसे बायो से सफ़र स्टार्ट होता है और फिर दूसरा जो पोर्शन है जो हिट होने की तरफ जाता है वो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी ब्रेन की जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी अफेक्ट करती है। यानी अगर हम एक ब्रेन की पिक्चर को लें तो ब्रेन में कर्व्स ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई आपको सुराख नज़र नहीं आएगा, कोई डीप डेंट नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक ऐसी पिक्चर लें जो कि किसी कोकेन एडिक्ट की है, चाहे उसकी एज 18 साल क्यों ना हो, अगर हम वो पिक्चर्स लें, या हेरोइन एडिक्ट की है या अल्कोहलिक की है, तो उस पिक्चर के अंदर आपको सुराख नुमाया नज़र आते हैं और डीप डेंट्स नज़र आते हैं। यानी जो ड्रग्स हैं वो हमारे ब्रेन की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसके साथ साथ हमारे ब्रेन की जो फिजियोलॉजी है उसको भी चेंज करने की तरफ जाते हैं। जब ब्रेन की फिजियोलॉजी चेंज होती है तो ब्रेन एक ऐसा हेड क्वार्टर है जिससे अहकामात मिलते हैं और हम तमाम जो बातचीत है या तमाम जो रीजनिंग है या तमाम जो डिसीजन मेकिंग है उसके बिहाफ पे करते हैं, या अपनी थॉट्स की तर्जमानी करते हैं, अपने जज्बात की तर्जमानी करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल अच्छे तरीके से करते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जब हम तभी कर सकेंगे अच्छे तरीके से अगर हमारे ब्रेन की फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, तो तभी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। सो साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ की वजह से साइकोलॉजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, और यही वो ब्रेन है जो हमें लोगों के साथ अच्छे इंटरेक्शन की दावत भी देता है, या हमारे अंदर स्किल्स को डेवलप करता है कि हम लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्ट कर सकें, हम अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म तरीके से गुजार सकें, हम अपने सोने जागने के औकात को देख सकें। जबकि ड्रग एडिक्शन के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको डिस्टर्ब नज़र आती हैं। लोगों के साथ लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बिकॉज हर वो शख्स बुरा लगने लगता है जो कि हमें ड्रग्स करने से मना करता है, या जो हमारे ड्रग्स की वजह से जो डैमेजेस होते हैं हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में या साइकोलॉजिकल हेल्थ में या सोशल हेल्थ में, यानी रिलेशनशिप्स के अंदर या प्रोफेशनल हेल्थ में या स्पिरिचुअल हेल्थ में, जो भी बंदा पॉइंट आउट करेगा वो हमें बुरा लगता है। हमारे झगड़े होते हैं। ड्रग एडिक्शन में जो बच्चे हैं वो सुबह देर से उठते हैं, रात को सारी रात जागते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ इनका उठना बैठना हो जाता है जो इन्हीं की तरह की क्वांटिटी में ड्रग यूज़ करते हैं। अब ड्रग एडिक्शन बच्चों का नॉर्मल रेगुलर यूज़र्स के साथ गुजारा मुमकिन नहीं होता। पैसों की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज़ ड्रग्स जो हैं वो महंगे होते हैं, उन्हें ख़रीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, और ड्रग्स बच्चों ने कोई दिन में एक दफ़ा नहीं करने होते बल्कि 24 आवर्स के साइकिल में रिपीटेडली उन्होंने बार बार करने होते हैं। इसी तरीके से जब ये तमाम चीज़ें वो करने की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली उनके जो रिलेशनशिप्स हैं अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोशल लाइफ के अंदर स्ट्रेंजर्स के साथ, वो डिस्टर्ब होते हैं, गुस्सा इन्हें ज़्यादा आने लगता है, ये इरिटेबल हम वक्त रहते हैं। सो सोशल रिलेशनशिप भी इनके साथ ख़राब होते हैं। यही वजह है कि इस बीमारी को बायोसाइको सोशल भी कहा जाता है, यानी इसमें फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होती है, इसमें साइकोलॉजिकल हेल्थ भी ख़राब होती है, और इसमें जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ एक चौथा एस्पेक्ट है जिसको हम स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ से मुराद है कि आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, आप जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, आप उनको करने से भी
पीछे हट जाते हैं। अब वो आपके डेली की रूटीन में शामिल नहीं रहती, वीकली रूटीन में शामिल नहीं रहती, बल्कि साल में कभी एक आध दफ़ा आपको याद आ जाए तो आप उन रिचुअल्स को परफॉर्म करने जाते हैं या आप उनसे भी इज्तनाब करने की तरफ जाते हैं। सो ये वो डिटीरियोरेशन है जो कि ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में हमें नज़र आती है। अच्छा मैडम, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, अभी मैं आपसे इसकी आगे फर्दर भी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करूँगी, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एडिक्शन के डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट की और मैडम उज़्मा सदाकत ने बहुत ही शानदार तरीके से एलैबोरेट किया कि किस तरह ये एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम है जो कि अपने असरात हमारी नफ्सियात में और हमारी सोशल लाइफ में भी दिखाती है। और बहुत ही आपने मैडम आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता के हम सबको बहुत ज़्यादा इसका यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो हमें हमारे काम में काफ़ी फैसिलिटेट करेगी। और अब मैं चाहती हूँ हमारे प्रोग्राम का जो नेक्स्ट सेगमेंट है, जो हमारे प्रोफेशनल्स यहाँ मौजूद हैं वो भी बहुत सारे सवाल लेके बैठे हैं और पहला सवाल जो हमसे पूछेंगी वो मिस जरीशा हैं। जी मिस, मेरा सवाल ये था कि अक्सर सुनने में भी आता है और बुक्स में भी यही कहती हैं
कि एडिक्शन जो है इट्स प्राइमरी क्रॉनिक एंड फेटल डिजीज़, तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप थोड़ा सा कंसेप्ट बता दें। अच्छा, जब हम प्राइमरी क्रॉनिक या फेटल डिजीज़ और प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो ये बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे हम बायो, साइको, सोशल, स्पिरिचुअल की बात करते हैं तो ये हमें बताते हैं कि अच्छा डैमेजेस कहाँ कहाँ पे आते हैं, जबकि जो प्राइमरी क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव और फेटल कॉन्सेप्ट है ये हमें बताता है कि एक्चुअली ये डिजीज़ इटसेल्फ है कैसी। जब हम इसको डिजीज़ कहते हैं तो ये है कैसी। प्राइमरी से यहाँ मुराद ये है कि मेडिकल साइंस के अंदर जितनी भी बीमारियाँ हैं इंक्लूडिंग ड्रग एडिक्शन, कार्डिक डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस, इन तमाम को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक कैटेगरी को हम प्राइमरी डिजीज़ कहते हैं और दूसरी कैटेगरीज को हम क्रोनिक सेकेंडरी डिजीज़ कहते हैं। प्राइमरी डिजीज़ से मुराद ऐसी बीमारियां हैं जिनकी होने की वजह या तो जेनेटिक्स होती हैं या फिर ये फर्स्ट फिनोमिनन होता है जो किसी शख्स के अंदर इमर्ज करता है, लेकिन ये जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या प्री डिस्पोजिशन होती है उन बीमारियों की, या ये हम जो है वो हेरिडिटरी से लेते हैं यानी पेरेंट्स में हैं और हमें भी आगे ट्रांसफ़र हो गई। ये प्राइमरी नेचर की बीमारियां होती हैं। सेकेंडरी बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारियां हैं जो कि कोई डिसऑर्डर पहले है और उसकी वजह से कोई बीमारी हुई। जैसे बहुत सारे लोगों को जब बुखार होता है तो यूजुअली वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स पूछते हैं कि क्या वजह है, आपको टेम्परेचर हाई है, और ऐसे में अगर कोई शख्स कहता है कि मेरी जो गला है वो भी बहुत दर्द कर रहा है, तो बेसिकली ये जो बुखार है ये थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से है। अब वो बुखार की दवाई तो देगा लेकिन थ्रोट इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक भी ज़रूर देगा ताकि थ्रोट इन्फेक्शन ख़त्म हो जिसकी वजह से वो टेम्परेचर है। इसी तरह जब हम ड्रग एडिक्शन की बात भी करते हैं तो ड्रग एडिक्शन जब किसी शख्स के अंदर नज़र आती है तो उसके साथ साथ कोई ना कोई सेकेंडरी मर्ज भी आपको नज़र आता है। जैसे बहुत सारे अल्कोहलिक्स को अगर हम देखें जब वो हमारे पास आते हैं तो उनके साथ डायबिटीज़ का मसला भी जुड़ा होता है। बहुत सारे पेशेंट्स में डायबिटीज़ का मसला सेकेंडरी होता है। जैसे ही अल्कोहलिज्म का मसला सॉल्व होता है तो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी उन्हें डायबिटीज़ की अब दवाई लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन डायबिटीज़ जो है ये इटसेल्फ भी एक प्राइमरी मर्ज है जो कि ऐसे लोगों को भी होता है जो कि अल्कोहलिज्म का शिकार नहीं होते बल्कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उन्हें डायबिटीज़ होती है। जब किसी को डायबिटीज़ सिर्फ होती है तो अब उनके अंदर चांसेस हैं कि इनके जो दिल के अमराज के मसाइल हैं वो भी शुरू हो सकते हैं, इनकी किडनीज जो हैं वो भी फेलियर की तरफ जा सकती हैं। सो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ प्राइमरी मर्ज हुआ और उसकी वजह से जो दूसरे अमराज जब होंगे तो वो सेकेंडरी मर्ज की कैटेगरी के अंदर लाए जाएंगे। सो इसीलिए एडिक्शन को प्राइमरी मर्ज कहा जाता है कि ये जीन्स की वजह से होता है। ये किसी को नज़ला ज़ुकाम बुखार होने के बाद नहीं होता, ये किसी के हेट करने पे नहीं होता, ये किसी मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद नहीं होता, बल्कि इसकी होने की जो रीज़न्स हैं वो प्योरली जेनेटिक्स हैं या वो पेरेंट्स के थ्रू जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो भी जीन्स के थ्रू। दूसरी बात हम करते हैं क्रोनिक की कि ये जो एडिक्शन का मर्ज है ये क्रोनिक भी है बाय नेचर। क्रोनिक से मुराद है कि अगेन मेडिकल साइंस में बीमारियों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक को क्रोनिक कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है एक्यूट। एक्यूट बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारियां हैं जो कि वन टाइम इलाज के बाद ख़त्म हो जाती हैं और आपको दोबारा जब होती हैं तो वो एक नई एपिसोड होती है, उस एपिसोड का प्रीवियस एपिसोड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे हमें बुखार होता है तो जब हम दवाई खाते हैं 5 से 7 दिन की वो ख़त्म हो जाता है, फिर 6 माह के बाद जब बुखार होता है तो अब उस बुखार का पहले बुखार से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा बुखार इटसेल्फ एक न्यू एपिसोड है, सिंगल एपिसोड के तौर पे हम उसे देखते हैं और उसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर साल के बाद हमें दोबारा भी बुखार हो सकता है। जबकि क्रोनिक अमराज से मुराद ऐसी बीमारियां हैं जो एक दफ़ा जब हो जाती हैं, जब डिवेलप आपके बॉडी में कर जाती हैं तो वो अब लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगी, वो अब जाएंगी नहीं। आपको उन बीमारियों के साथ रहना सीखना होगा, आपको उन बीमारियों को मैनेज करना सीखना होगा। इसी तरह क्रोनिक जो बीमारियां हैं वो मैनेजेबल ज़रूर होती हैं लेकिन वो क्योरेबल नहीं होती, यानी उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारे, अगर आप संडे का अखबार उठाएं तो बहुत सारे इश्तहार होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर देंगे, जबकि डायबिटीज़ भी जो है ये एक क्रोनिक मर्ज है जिसको एक दफ़ा जब हो गया तो अब आपने उसको मैनेज करना है, लेकिन आपको उसके साथ ज़िंदगी भर जो है वो रहना सीखना होगा। और डायबिटीज़ में फ्लक्चुएशंस भी होंगी, यानी बीमारियां जो क्रोनिक होती हैं ये अपनी
इनकी डेवलपमेंटल के प्रोसेस होते हैं, चूंकि ये आपके साथ साथ चल रही होती हैं, जिसको कि हम तीसरा एस्पेक्ट है इस बीमारी का कि ये प्रोग्रेसिव भी होती हैं। प्रोग्रेसिव से मुराद ये है कि जब आप किसी मर्ज को मैनेज कर लेते हैं तो इट डज नॉट मीन कि वो अब चला गया है, बल्कि वो भी साथ साथ अंदर खाने बढ़ता जा रहा है। और हो सकता है कि आपने अगर ब्लड प्रेशर जो है वो मैनेज कर लिया है, क्रोनिक अमराज में चंद अमराज हैं जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगी। एक तो जैसे हमने ड्रग एडिक्शन की बात की, अल्कोहलिज्म है, दिल के अमराज को क्रोनिक अमराज कहा जाता है, हाइपरटेंशन का मर्ज है, इसी तरह कैंसर जो है ये भी, इसकी भी रीअकरेंस हो सकती है, ये भी लाइफ टाइम डिजीज़ है। हेपेटाइटिस सी जो है ये भी लाइफ टाइम है, आपको इसको मैनेज करना सीखना होगा। प्रोग्रेसिव नेचर से मुराद ये है कि जब हम इलाज मुआवजा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो मर्ज बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब ये है कि वो मर्ज जो है वो अंदर खाने बढ़ रहा है। हो सकता है अगर आप बहुत अच्छा हाइपरटेंशन का इलाज अपना कर रहे हैं, डाइट मैनेज कर रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस आपने कर लिए हैं, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि अब आपका हाइपरटेंशन कभी नहीं बढ़ेगा। फिर भी हो सकता है साल के बाद आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक बढ़ जाए विदाउट एनी रीज़न और आपको किसी ना किसी इमरजेंसी में जाना पड़े और वहाँ से चंद दिन की दोबारा आपको एक एक्टिव जो है वो ट्रीटमेंट लेना पड़े, और उसके बाद जब वो सेटल हो जाए तो फिर आप अपनी रूटीन की मेडिकेशन के ऊपर चल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो एडिक्शन है ये एक प्रोग्रेसिव मर्ज भी है, ये अंदर खाने बढ़ता रहता है। जब हम इस बीमारी को अरेस्ट भी कर लेते हैं यानी इसको मैनेज करना सीख लेते हैं, तब भी बाज़-औक़ात साल, 6 माह, 2 साल के बाद जाकर कोई ना कोई अप डाउन इसके अंदर आ सकता है, जिसके लिए अगर हम पहले से तैयार हैं तो फिर हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ इसका एस्पेक्ट ये है कि ये पोटेंशली फेटल बीमारी भी है। फेटल बीमारी से मुराद है कि ये जानलेवा मर्ज है, ये इंसानों की जान भी लेता है और बहुत सारे एस्पेक्ट इसके फेटल होने के हैं। जैसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि जब भी आप अंडर द इन्फ्लुएंस ड्राइविंग करते हैं तो एक्सीडेंट होने के खदशात आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस काफ़ी स्लो हैं। आपको गाड़ी ये कभी बहुत करीब है और आपको लग रहा है कि बहुत दूर है और आप एक्सीलेटर पे पाँव दबाए जा रहे हैं और अचानक आपका हादसा जो है उस गाड़ी के साथ हो जाता है। या ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जितने भी लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं और उनके जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो नॉर्मल रूटीन वाले एक्सीडेंट्स नहीं होते। जैसे आपने अक्सर ट्रेवल करते हुए देखा होगा कि ट्रक जो हैं वो फुटपाथ पे चढ़ जाते हैं या वो साइड पे किसी दरिया के अंदर गिरे होते हैं, जबकि नॉर्मल गाड़ियां इस तरीके से नहीं लगती, वो किसी दूसरी गाड़ी के साथ लगती हैं। लेकिन जो ड्रग एडिक्ट्स की गाड़ियां हैं वो दरख्तों के साथ लगेंगी, एक रोड साइड पे वॉल है उसके साथ जाकर लग जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हैं, उनकी टाइम की और स्पेस की परसेप्शन अब डिफरेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके एक्सीडेंट होते हैं और बाज़ औक़ात ये एक्सीडेंट फेटल भी होते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फिनोमेनन है कि ड्रग एडिक्शन के अंदर ओवरडोज का खदशा भी बहुत ज़्यादा होता है। ओवरडोज से मुराद है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ओपियाइड्स जो करते हैं, हेरोइन जो करते हैं या कोकेन करते हैं, तो बाज़ औक़ात जब भी वो ड्रग करेंगे तो उनका सांस का जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, उनका हार्ट रेट स्लो हो जाता है और बाज़ औक़ात ये इतना शैलो हो जाता है कि बंदे का कार्डिक अरेस्ट हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है और ऐसे में ओवरडोज का भी खदशा रहता है। सो ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो बताते हैं कि ये मर्ज जो है ये जानलेवा भी है। एक और बड़ा क्रिटिकल सा एस्पेक्ट जो कि इसके जानलेवा होने का है कि ज़्यादातर हम जब देखते हैं क्रोनिक अमराज के लोगों को, जैसे मैं डायबिटीज़ की एग्जांपल देना चाहूँगी कि डायबिटीज़ में हमें लोगों का ढांचा बज़ाहिर ठीक ही नज़र आता है, हमें बाज़ औक़ात वो ओवरवेट भी नज़र आते हैं या उनका वेट भी उनकी जो हाइट है उसके मुताबिक मुनासिब होता है और वो अपने खाने पीने को एहतियात करते नज़र आते हैं, लेकिन अपनी दवाई को भी मैनेज करते हुए बज़ाहिर हमें नज़र आते हैं, लेकिन उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक से वीक होते चले जाते हैं, बिकॉज बीमारी अंदर आने प्रोग्रेस कर रही है। आप मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को कंट्रोल तो बड़ी हद तक कर सकते हैं, बट यू डोंट नो कि आपके अंदर बीमारी कितनी अग्रेसिवली चल रही है। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जितने भी ओल्ड एज में जाके लोगों को अमराज होते हैं, यानी ओल्ड एज में अगर किसी को हार्ट अटैक होगा तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में बीमारियां लेस अग्रेसिव होती हैं। जबकि अगर हम बात करें टीन एज की या नौजवानी की बात करें, या जैसे बच्चे जो हैं 25 साल के, 24 साल के, 18 साल के बच्चों की बात करें, तो इस एज के अंदर जो भी क्रोनिक अमराज होंगे
वो ज़्यादा अग्रेसिव होंगे और उसमें बचने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं। जैसे बहुत टीन एज के अंदर या अर्ली अडल्टहुड में अगर हम बात करें तो इसमें जो हार्ट अटैक है उसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। जबकि यही मर्ज अगर आपको 50 साल की एज में जाके होता है तो आपके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से एडिक्शन का मर्ज जो है ये जब अर्ली अडल्टहुड में या टीन एज में होता है तो इस बीमारी का ज़्यादा अग्रेसिव आपको देखने में ये बीमारी नज़र आएगी। जबकि अगर कोई अल्कोहलिक 40 साल की एज में जाके अल्कोहलिक बनता है या 25 के बाद बनता है या फिर 30 के बाद अल्कोहलिज्म नज़र आता है तो वहाँ पे अब ये बीमारी ज़रा कम अग्रेसिव होगी एज़ कम्पेयर टू दैट किड जो कि टीन एज के अंदर इस मर्ज में मुब्तला हो गया। जो वाइटल ऑर्गन्स हमारे हैं वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। और अगर हमें किसी शख्स का बज़ाहिर ढांचा ठीक नज़र आता है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसके वाइटल ऑर्गन्स यानी उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी किडनीज, उसका लीवर, उसके लंग्स जो हैं वो भी अच्छी कंडीशन में हैं। जितनी अर्ली कोई ड्रग शुरू करता है उतनी अर्ली उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा डैमेज होने की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स 25 साल के बाद नशा शुरू करता है तो इसका मतलब है कि उसके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो उस टाइम तक पुख्ता हो चुके हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है। वहाँ पे डैमेज आपको कम नज़र आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 8 साल की उम्र में नशा शुरू करता है, 10 साल की उम्र में शुरू करता है, टीन एज में शुरू करता है तो डैमेजेस वहाँ पे ज़्यादा हैं और वो फेटल हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमें जहन में रखने की ज़रूरत है कि फेटल एस्पेक्ट से मुराद है कि ढांचा ठीक नज़र आता है लेकिन जब कोई बच्चा रिकवरी की तरफ भी जा रहा होता है तो वहाँ पे भी बड़े चांसेस हैं कि वो या तो एक दफ़ा अगर ड्रग यूज़ करेगा तो कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस उसके अंदर होते हैं जो कि आपको दिखाई पड़ते हैं अक्सर औकात। ये फेटल एस्पेक्ट हैं उस बीमारी के। एक और हमें चीज़ को थोड़ा जहन में रखना पड़ेगा कि तमाम जो नशे लोग करते हैं वो डिफरेंट तरह से बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे जो लोग चर्स पीते हैं, चर्स पीने के 3 घंटे बाद तक उनका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। जो नॉर्मल हार्ट रेट हम जिस पे चल रहे होते हैं उनका हार्ट रेट स्मोकिंग के बाद अगले 3 घंटे तक बढ़ा रहता है, जिसका मतलब है कि उन 3 घंटों में उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट रेट आपका जब ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसी के ही चांसेस जो हैं वो आएंगे। इसी तरह से जो लोग हेरोइन पीते हैं या ओपियाइड्स के ऊपर रहते हैं उनका, जैसे मैंने कहा कि उनकी ब्रीदिंग बहुत स्लो हो जाती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम कोलैप्स होने लगता है और बाज़ औक़ात उनकी डेथ जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के कोलैप्स होने की तरफ हो जाती है और उनका हार्ट रेट जो है वो भी बहुत स्लोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और ओवरडोज की वजह से जब उन्हें कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो उनकी डेथ्स भी ओवरडोज की वजह से हो जाती हैं। सही। ये बीमारी जो है ये जानलेवा मर्ज भी है। बिल्कुल। और मिस माविश, आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? मेरा जो सवाल है वो इस बात से मुतल्लिक़ है कि कुछ लोग जो कि नशे के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं उनके साथ काम करते हुए अक्सर ये बात सुनी जाती है उनसे कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम नशे के आदी हैं लेकिन उसके सिर्फ आम इस्तेमाल की तरफ दोबारा हम वापस जा सकें, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अच्छा, मैं अगर मुझे काम करते हुए तकरीबन इस फील्ड के अंदर कोई हो गए हैं 13 साल तकरीबन हो गए और हर रोज़ मुझे ये सुनने को मिलता है। हर रोज़ मरीज़ों से इंटरेक्शन रहता है, हर रोज़ फैमिली से इंटरेक्शन रहता है। मरीज़ों का हर पेशेंट मेरे हाल में ये सवाल 20 दफ़ा ज़रूर अपने मौलिद से करता है कि क्या कोई चांस है कि थोड़ा बहुत नशा करके तो ठीक रह लें। और फैमिलीज़ और पेशेंट जब इलाज में भी आते हैं तो एक सवाल उनका ये होता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? और डॉक्टर्स यूजुअली कहते हैं कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे। और मौलिद ये चाह रहा होता है कि डॉक्टर साहब अगर मैं परहेज़ करूँ ना करूँ तब भी मैं ठीक हो जाऊंगा। और मौलिद ये सोच के कह रहा होता है कि अगर तुम परहेज़ करोगे मुकम्मल जैसे कि लिखा गया है, जैसे कि बताया जाता है, तो तुम फिर ठीक होगे। हमारे मरीज़ों का बड़ा दिल चाहता है कि ज़िंदगी में थोड़ा बहुत नशा बरकरार रहे और लाइफ भी अच्छी स्टेबल हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि वो जो यूज़र की स्टेज थी जब वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा नशा यूज़ करते थे, उस टाइम पे जो डोपामिन रश मिलता है, जो एक ड्रग जो फ़ायदे दे रही होती, जो मज़े, जो कि बाद में बेटर रियलिटी में चेंज होता है, लेकिन वो टाइम पेशेंट हमेशा मिस करता है। और पेशेंट्स का यही वो चाहते हैं कि क्या थोड़े बहुत नशे के साथ ज़िंदगी बेहतर गुजारी जा सकती है। बट एक फैक्ट, ब्रूटल रियलिटी मैं कहूँगी वो ये है कि
थोड़े बहुत नशे के साथ अब ज़िंदगी बेहतर नहीं गुजारी जा सकती। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर कोई वन टाइम भी ड्रग लेता है तो उसके भी फिज़िकल एस्पेक्ट्स पे काफ़ी डेंजरस अफेक्ट होते हैं। इसी तरह से जो ड्रग एडिक्ट बच्चे हैं, जो कि ऑन एवरेज तकरीबन 7 साल के बाद कोई शख्स हमारे पास ट्रीटमेंट में आता है, जिसमें से कुछ लोग 5 साल के बाद आ जाते हैं, कुछ लोग 10 साल के बाद आ जाते हैं, कुछ लोग 15 साल के बाद इलाज में आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जितना अरसा उन्होंने इलाज के बगैर गुजारा, जितने नशे ज़्यादा इस्तेमाल किए, तो उनकी ज़िंदगियाँ उतनी ही ज़्यादा डिटीरियोरेट हुई, फिज़िकल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा डिटीरियोरेट हुई। सो उनका दिल यही चाहता है, लेकिन फैक्ट ये है कि हो सकता है आज से 50 साल बाद कोई ऐसा इलाज आ जाए जिसमें से डॉक्टर्स कहें कि आप थोड़ी बहुत नशा भी करते रहें और ये दवाई भी खाते रहें, ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरेगी। लेकिन अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज की डेट में जो बेस्ट अवेलेबल इलाज है वो यही है कि आप तमाम ड्रग्स को गुड बाय कहें, छोड़ें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई इस्तेलाहात कर लें, कोई स्किल्स को लर्न कर लें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो इन झमेलों से बाहर निकल आए। पहले ये कहा जाता था कि जो भी लोग एडिक्शन करते हैं या ड्रग्स करते हैं उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं अब ये कहती हूँ कि जो भी बच्चे ड्रग एडिक्शन में होते हैं या ड्रग्स जो भी लोग करते हैं उनका मुस्तकबिल तो वाकतन नहीं होता, लेकिन उनका हाल भी कोई नहीं, उनका हाल भी बेहाल होता है। सो एक ही चीज़ पीछे रह जाती है कि हम ड्रग्स को वंस एंड फॉर ऑल गुड बाय कहें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जिद्दोजहद में शामिल हो जाएं। वो लोग जो कि ड्रग्स नहीं भी करते, अगर वो भी कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते तो उनकी ज़िंदगियां भी कोई बहुत बेहतर आपको नज़र नहीं आएंगी। सो ड्रग एडिक्शन के साथ तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल ठीक है। मेरा आपसे और सवाल है, वो ये कि जो विल पावर का रोल है वो कितना होता है ड्रग एडिक्शन से निकलने के लिए? अच्छा, विल पावर का मेरे ख्याल में जब से एडिक्शन का इलाज जो है वो मंजर आम पे नज़र आना शुरू हुआ किसी भी फॉर्म में, इनिशियली बहुत रॉ फॉर्म थी, जब मैं 1960s की बात करती हूँ, इवेंचुअली इवॉल्व हुआ और अब जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं उनमें से सबसे बेस्ट इलाज जो दस्तयाब है वो ड्रग एडिक्शन का है। इंटरेस्टिंगली आप सुन के हैरान होंगे कि कैंसर का इतना बेहतरीन इलाज अभी नहीं, डायबिटीज़ का इतना बेहतरीन इलाज नहीं जितना कि बेहतरीन इलाज जो है वो ड्रग एडिक्शन का है। और इसमें रिकवरी के चांसेस कैंसर से, हाइपरटेंशन से, डायबिटीज़ से ज़्यादा हैं, एज़मा से ज़्यादा इसमें रिकवरी के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी लोग इसके अंदर उसी तरीके से रीलैप्स होने की तरफ जाते हैं जैसे कि बाकी तमाम क्रोनिक अमराज के अंदर रीलैप्स होते हैं। बुनियादी एक एस्पेक्ट उसके अंदर ये भी है कि लोग अपनी विल पावर पे तकिया करना चाहते हैं। विल पावर की अगर मैं बात करूं तो विल पावर जो है ये एक कंज्यूमेबल कमोडिटी है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि सुबह दोपहर शाम हम में सेम नहीं होती। सुबह अगर हमारी नींद रात को पूरी ना हो तो सुबह हमारी विल पावर काफ़ी फ्रेजाइल होती है। अगर हम एक वक्त का खाना ना खाएं तो हमारी विल पावर काफ़ी फ्रेजाइल होती है। जैसे मैं ज़िक्रिया साहब को देखती हूँ तो बाज़-औक़ात वो किसी सेशन में भी लेट हो जाएंगे लेकिन खाना उन्होंने मस्त खाना है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट दैट। ठीक, उन्हें लगता है कि उनके अंदर एनर्जी उतनी नहीं है, और ये सिर्फ उन्हें नहीं लगता, हम सभी को लगता है। इसी तरीके से जो विल पावर है वो अगर हमें बुखार हो जाए तो हमारी विल पावर फिर जो है वो वेंटिलेटर पे चली जाती है कि बुखार पे आप वो गोल्स कमिटमेंट शो नहीं कर सकते गोल्स के लिए जो कि आप बुखार के बगैर शो कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि विल पावर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे तकिया किया जा सके। 4% लोगों की विल पावर कोई बड़ी सुपरसोनिक किस्म की होती है। ये वो लोग हैं जो कि आपको मूंछों से ट्रक खींचते नजर आते हैं। आपने कभी देखा? मूंछों से ट्रक खींचते नजर आते हैं। और इसी तरह ये लोग अपने मसल से जहाज खींचते हुए नजर आते हैं, गाड़ियां खींचते हुए हैवी नजर आते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी विल पावर बहुत ज़बरदस्त है और उन्होंने अपनी कुछ बॉडी बिल्डिंग पे भी काम किया है जिससे वो बड़े बड़े काम करने के काबिल हैं जो कि आम बंदा नहीं कर सकता, और वो सोचता है कि हाउ डू दे डू दैट। ठीक, सो विल पावर कोई 4% लोग ऐसे ज़रूर हैं दुनिया के अंदर जो कि नशे को अपनी विल पावर के बलबूते पे छोड़ लेते हैं, बट इट इज़ नॉट एवरीबॉडीज जॉब। बहुत सारे जो 96% लोग ड्रग एडिक्शन के अंदर भी हैं वो ऐसी स्किल्स को सीख कर जो कि हर्डल क्रिएट करें नशे की राह में, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेते हैं और नशे को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर 96% लोग भी तकिया करेंगे विल पावर पे तो फिर क्या होगा? विल पावर ख़त्म हो जाएगी। सो विल पावर के साथ साथ अगर हम स्किल पावर
को अटैच कर लें, कुछ स्किल्स लर्न करना शुरू कर दें, तो हर दफ़ा हमारी विल भी ज़्यादा इन्हेंस होती जाएगी। जैसे स्टेप बाय स्टेप हमारी स्किल्स बढ़ेंगी, विल पावर भी बढ़ती चली जाएगी और फिर हम नशे की बीमारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ विल पावर को लेकर चलेंगे तो फिर ये खज्जल हवारी वाला रास्ता है। सही। तो ज़करिया साहब, आप में इतनी ताकत है कि आप सवाल पूछ सके। खाना खाया आपने? खाना मैंने नहीं खाया, लेकिन आने से पहले चाय में पिया है, तो मैंने कहा कि सवाल जो है वो मैं कर सकूँ। अच्छा मिस, एक और बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि नशा करने के बाद मैं क्रिएटिव हो जाता हूँ, या नशा करने के बाद जो काम करने की मेरी सलाहियत है, स्पेशली जो सोच विचार से रिलेटेड आर्ट से जुड़े लोग जो ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं, तो इसके पीछे जो है वो क्या आपको रीज़न नजर? अच्छा, ये बस गल्लां ही बनी यानी, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट साइंस ये बताती है, ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि चर्स पीने के बाद वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, जबकि साइंस ये बताती है कि चर्स पीने के बाद आपके जो परसेप्शन है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। आप नॉर्मल रूटीन की सोचें नहीं सोच सकते, आप कोई एब्स्ट्रैक्ट सोचें सोच रहे होते हैं, ऐसी सोचें जिनका रियलिटी से कोई कांटेक्ट नहीं। अब अगर कुछ लोग इसको क्रिएटिविटी का नाम देते हैं तो आई डोंट बिलीव दैट। साइंसी फैक्ट्स ये हैं कि चर्स जो है वो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करती है, ठीक। अब जो आर्ट से वाबस्ता लोग हैं उनका कहना ये है कि चर्स जो है वो उनको क्रिएटिव ज़्यादा बनाने की तरफ जाती है। चर्च के अंदर एक फैक्ट ज़रूर है कि चर्च जो है ये आपके गॉड सेंटर को एक्टिवेट करती है। गॉड सेंटर से मुराद है, हमारे ब्रेन के अंदर एक गॉड सेंटर भी है। जो भी लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हैं, रिलीजियस रिचुअल्स में ज़्यादा हैं, ये वो लोग हैं जिनका गॉड सेंटर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। अगर आप देखें पाकिस्तान में जितनी श्राइन्स हैं तो वहाँ पे जो मलंग आपको नज़र आते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो चर्च पी रहे होते हैं, जिसको वो दरवेशी धुआं कहते हैं, ठीक है। या वो चर्च को, जो कि कैनबिस टाइवा से है, भंग के पौधे से आती है, बनी होती है, वो भंग के पौधे के पत्ते, उसके सीड्स, उसकी टहनियाँ तोड़ते हैं, ड्राई करते हैं, उससे आप मरोड़ कर चर्च बना लें, या आप उसको ताज़ा डालकर दूध में घोट लें और एक मलंगी जो ड्रिंक है वो बना लें और वो पी लें, सेम असरात आपको उसके होंगे। स्मोक करने से असरात ज़रा जल्दी होते हैं, पीने से असरात थोड़े देर से होते हैं। अब जितनी भी श्राइन्स पे आप देखें, बहुत सारे लोग जो कि वहाँ पे विराजमान रहते हैं, 24 घंटे वो वहीं पे रहते हैं, लंगर से वो खाना खाते हैं, वो यही दरवेशी घोटा पी रहे होते हैं और यही दरवेशी धुआं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे धमाल डाल रहे होते हैं। धमाल जो वो डाल रहे होते हैं तो लोग उन्हें समझते हैं कि ये कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है और वो वाकई काफ़ी पहुंचे हुए हो जाते हैं। बल्कि वो आपकी ज़िंदगी के बारे में बड़ी बड़ी आपको प्रेडिक्शंस भी बताते हैं। प्रेडिक्शंस वो बताते हैं, वो एवं ही बातें करते हैं, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग इट। वंस वी स्टार्ट बिलीविंग इन समथिंग, इट वुड स्टार्ट हैपनिंग। लेकिन मिस, उसमें आपने, जब हमने अभी बात की स्पेशली चर्च के हवाले से, तो हमें पता चला कि अच्छा, आपके जो फर्म बिलीव्स हैं स्पेशली रिलीजन ओरिएंटेड, उनको उनके ऊपर ये असर करता है। जब हमने पहले चर्च की बात की, तो इस केस के अंदर क्या ये आपके रिलीजियस थॉट्स को डायरेक्टली उस तरह से जाके क्वेश्चन नहीं करता है कि ये क्या है? देखें, वो एक्टिवेट ज़रूर करता है, बट मैंने साथ में बात की कि ये डिस्टॉर्टेड वर्जन है, ये क्लियर वर्जन नहीं है जो रूटीन में मैं और आप सोचते हैं। ये डिस्टॉर्टेड वर्जन्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हेलुसिनेशंस भी होते हैं, जिनके पास जिन्न होते हैं, जिनके पास मोक्कल होते हैं, ये वही तमाम लोग हैं। और आपको आएंगे अखबारात के अंदर, टेलीविज़न के अंदर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मिलती हैं जिसमें जो पीर साहब हैं वो लोगों को मार देते हैं या ऐसे काम लोगों के साथ करते हैं जो कि इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो कि पीर होते हैं और इन्हें बाज़ुकात जाली पीर कहा जाता है, लेकिन पीर जाली ही होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक। ये वही लोग हैं जो कि चर्च ज़्यादा पीते हैं और जो पीर जो हैं वो अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उनके मनाजरे थोड़े और तरह के हो जाते हैं, राइट। लेकिन अगर हम ये बात करें कि ये क्रिएटिविटी को इन्हेंस करती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में एक फैशन स्कूल है जिनके बच्चे, जब मेरे साथ भी काफ़ी मिलना मिलाना है, तो वो कहते हैं कि यू डोंट नो, चर्च जो है वो क्रिएटिविटी इन्हेंस करती है। और बाज़-औक़ात वो चीज़ें निकालते हैं और वो रिजला पेपर पे डाल के तो उन्हें बना के पीने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये फ़लाँ जो है वो बड़ा अथेंटिक काइंड का
फार्मूला है जिससे ज़्यादा क्रिएटिविटी इन्हेंस होती है। तो मैं आपको बताऊं, ये बातें हैं जो वो अपने सीनियर से सुनते हैं और वो उस रिचुअल में पड़ जाते हैं। क्योंकि जितने भी लोग आप देखें कि पोइट नज़र आपको आते हैं, ये वो लोग हैं जो कि शराब भी पीने वाले हैं और चर्स भी पीने वाले हैं। गालिब का आप लिटरेचर उठा के देख लें, आप मीर तकी मीर को देख लें, सो उनके शेरों के अंदर आपको उनका अल्कोहलिज्म झलकता हुआ नजर आएगा इफ़ यू हैव दैट साइंटिफिक नॉलेज। अगर साइंटिफिक नॉलेज नहीं है तो आप भी वाह करते सर धुनते नजर आएंगे, लेकिन ये बातें ही बनी हुई हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नामवर लोग हैं जो कि इन तमाम इल्लतों के बगैर, यानी इन एडिक्शंस के बगैर ज़िंदगी में बड़ा नाम कमाते हैं। और आप देख लें, आइंस्टाइन को देख लें, साइंसी जितने भी लोग हैं, जितने बड़े बड़े साइंसदान हैं जिनका कोई नाम ज़्यादा नहीं हम लोग जानते, लेकिन उनकी इजादात से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो कि किसी न किसी भी ड्रग्स के बगैर जो है वो ज़िंदगी में सर्वाइव करते हैं और ऑल द टाइम इन तमाम चीज़ों में होते हैं। ये वो लोग हैं जिनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिवेट रहता है और इनका अमेग्डला या लिम्बिक सिस्टम, जिसके अंदर कलर्स हैं सारे, जो हमारे इमोशन से भरा है, वो लेस एक्टिव होता है। ये ऐसी बातों को मानने वाले लोग हैं जो कि आप उनके सामने रख सकें, वो देख सकें और परख सकें। जबकि जितने भी क्रिएटिव माइंडेड लोग हैं, ये वो लोग हैं जो उन बातों पे बिलीव करते हैं जिन्हें ना परखा जा सकता है, ना तोला जा सकता है, ना मेजर किया जा सकता है। यानी उनके पास कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई एसओपीज नहीं है। साइंसदान जितने हैं, जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हैं जो किसी ना किसी एसओपीज की बिना पे तो किसी चीज़ पे ज़रूर बिलीव करेंगे, बट विदाउट एसओपीज ये बिलीव जो है वो नहीं करने की तरफ जाएंगे। सो ये सिर्फ बातें हैं। जैसे एक बहुत ही नामवर फोटोग्राफर हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उन्हें पूछा कि वो चाय बहुत ज़्यादा पीते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें अब चाय ना पिए तो और क्या करें। और मैं आपको बताऊं, ये फैशन स्कूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनका स्केड्यूल इतना हेक्टिक है कि फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट्स 24/7 जागते हैं। उन्हें काम इतना ज़्यादा दिया जाता है कि उनकी नींद 3 से 4 घंटे की होती है और जागने के लिए उन्हें इन चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को जगाए रखने के लिए, जिसमें चाय तो बहुत ही कॉमन है। अगर आप इन लोगों को देखें तो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, हर आधे घंटे के बाद इन्हें एक चाय की प्याली चाहिए होती है। इसी तरह उन्होंने मुझे बताया कि जब वो फर्स्ट ईयर में थे तो जागने के लिए वो टबैको वाला पान खाते थे जिसमें चूना काफ़ी मिलाते थे ताकि उनके मुंह में जख्म हो जाएं और वो जब भी खाएं तो वो जख्म ताज़ा हो और उन्हें नींद ना आए। सो ये कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं। ड्रग्स हमेशा याद रखें कोपिंग स्ट्रेटजीज के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। ये जो भी लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिन्हें जो कहते हैं कि इससे हम प्लेयर डिराइव करते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में मज़ा नहीं होता, यानी वो मूड डिसऑर्डर्स का बाज़ औक़ात शिकार होते हैं और वो प्लेयर को डिराइव करते हैं ड्रग्स के थ्रू। इसी तरह जो लोग जागना ज़्यादा चाहते हैं और वो ड्रग्स करते हैं और फिर वो ये समझते हैं कि शायद इससे क्रिएटिविटी भी इन्हांस होती है, तो ये डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं जो सिर्फ इन्हांस होती हैं। लेकिन हाउ मैनी ऑफ अस वुड बिलीव ऑन साइंस? बहुत कम लोग। ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना कि जो भी बात ज़ुबान ज़दियाम है वो ज़्यादा लोगों के लिए अहमियत रखती है। जो साइंटिफिक फैक्ट किसी किताब में लिखा है, गूगल पे पढ़ा है, लोग उसको तलाश बाद में करने जाएंगे। पहले जो आपने कहा हम उसी पे तकिया करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को एफर्ट करना थोड़ा दूबर लगता है। हम लोगों को साइंस के पीछे, या किसी भी बंदे ने जो बात कही है, ज़्यादातर एक कहावत काफ़ी मशहूर है ना कि अगर कोई बंदा किसी से कहता है कि तुम्हारा कान जो है वो कुत्ता ले गया, तो लोग कुत्ते के पीछे भागने लगते हैं। लोग ये नहीं देखते कि मेरा कान भी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। सो ये जो मन घड़त बातें हैं, जो सुनी सुनाई अप्रोचेज़ हैं, हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स को खरीदना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और अगर साइंस भी वही कहे तो मान ले, और अगर साइंस उससे कुछ हट के कहती है तो फिर उस पर बिलीव करने की तरफ। बहुत ही आपने बेहतरीन ये नज़रिया दिया कि साइंस वो वाहिद सोल्यूशन है जिसके पीछे लगा जाए तो ज़िंदगी आसान होती है, बजाय इसके कि आप पीर को माने बल्कि बुद्ध को माने, क्योंकि बुद्ध को हमारा जो साइंसी प्रोग्राम है हम ऐसी मालूमात बुद्ध को देते हैं। तो पीर से बेहतर है कि आप बुद्ध को माने। बिल्कुल सही। तो मिस माविश, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए? थैंक यू मैम। ये चीज़ भी कही जाती है कि अगर आपने किसी चीज़ को छोड़ना है तो उसके लिए आपको उस चीज़ को गलत मानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मली जितने भी एडिक्ट्स हैं वो उस चीज़ को गलत नहीं मान रहे होते, क्योंकि एक चीज़ साथ एसोसिएटेड होती है प्लेयर।
अब यहाँ से जब हम पेशेंट्स को डिजीज़ कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, तो जब अल्कोहल की बात आती है, जैसे आप अभी बात करी थी कि एक डाउनर है, तो वहीं से एक क्वेश्चन निकला था कि पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, आप कहते हैं ये डाउनर है, आप कहते हैं ये रिलैक्सेंट है, तो इसको पी के लोग नाचना क्यों शुरू कर देते हैं? इसको पी के, जैसे हमारे एक पेशेंट थे, वो कहते हैं मैं ज़्यादा बातें करता हूँ और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बातें कर सकता हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये रिलैक्स? अच्छा देखें, ये अल्कोहल की जो स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं वो कोई और अफेक्ट करती हैं, जो लार्ज क्वांटिटीज़ हैं वो कोई और अफेक्ट करती हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, आप बहुत सारे लोग लाहौर में और पाकिस्तान भर में ऐसे होंगे जो कि घर आते हैं, एक आध ग्लास लेते हैं और फिर वो रिलैक्स करने की तरफ जाते हैं। बट जैसे जैसे आप इसकी लार्ज क्वांटिटीज़ को कंज्यूम करना शुरू कर दें तो अब उसके कुछ और नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो आपके सामने नज़र आते हैं। ज़्यादातर लोग जो अल्कोहल पीने वाले होते हैं ये वो लोग हैं जो कि कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। इसमें तो हर नशे की कोई मेडिकल प्रॉपर्टी है जिसके लिए लोग नशा करते हैं और लोग उसको अपना ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस लोग डिटरमिन नहीं करते, ये बॉडी डिटरमिन करता है कि विच ड्रग वुड सूट देम बेस्ट। और फिर जब वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू सीख लेते हैं कि अच्छा मेरा जो मसला है वो ये वाला नशा हल करता है, तो वो उसे कहने शुरू कर देते हैं ये मेरा ड्रग ऑफ चॉइस है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च पीते हैं और चर्च पे रुके रहते हैं क्योंकि चर्च उनको थोड़ा प्लेयर देती है, उनकी सोचों को थोड़ा, अगर बम्बार्टमेंट सोचों की बहुत ज़्यादा है तो स्लो डाउन करेगी तो वो उस पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर उनकी सोचों का मसला नहीं है, मसला कॉन्फिडेंस का है, तो वो फिर चर्च के बाद अल्कोहल को एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिकॉज अल्कोहल जो है ये आपकी इनहिबिशंस को डाउन कर देती है। बल्कि इसमें थोड़ी सी मैं अगर ये बात करूं कि बेहयाई इनहेंस कर देती है तो ये ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा कि इनहिबिशंस कम है। अब आप किसी से फ्लर्ट आसानी से कर सकते हैं, किसी को प्रपोज आसानी से कर सकते हैं, किसी से बात करने में दुश्वारी है तो बात बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा इनहेंस करती है। इसी तरीके से जो हेरोइन है, फर्ज करें अगर किसी का कॉन्फिडेंस का मसला भी नहीं है और ये मसला भी नहीं है, लेकिन उसको कोई ना कोई इंटरनल पेन बहुत ज़्यादा है जो कि साइकोलॉजिकल नोयत की है, तो वो हेरोइन ज़्यादा इस्तेमाल करने की तरफ जाएगा, बिकॉज दैट ड्रग जो है वो उसके उस पेन को मिनिमाइज करने की तरफ जाता है, एलिमिनेट करने की तरफ जाता है। जब भी किसी का रोड एक्सीडेंट अगर हुआ है और उसको यूजुअली ओपियाइड्स दिए जाते हैं ताकि वो उसके पेन को कम करें, क्योंकि वो पेन अनबियरेबल बाजुकात होता है। इसी तरह कैंसर के इलाज में भी डॉक्टर्स जो हैं वो ओपियाइड्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि केमोथेरेपी में पेन जिस कदर ज़्यादा होती हैं कि वो अनबियरेबल हैं। सो ये एक मेडिकल इलाज भी है, नेचुरल भी हमारे बॉडी में मौजूद हैं। लेकिन जब भी लोगों को कोई चोट लगी हो और अगर वो हेरोइन एडिक्ट हैं तो उन्हें वो चोट बिल्कुल फील नहीं हो रही होती। उसकी वजह यह है कि उनकी चोट को भी आराम उस ड्रग से आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही हाफ लाइफ ऑफ ड्रग खत्म होती है तो फिर उन्हें चोट जो है वो याद आनी शुरू हो जाती है। हेरोइन जो है वो आपको जब विड्रॉल उसका होता है तो आपके मसल्स और बोन्स में पेन्स होती हैं। अब आप उन पेन्स को ख़त्म करने के लिए और हीरोइन लेंगे तो पेन्स ख़त्म होंगी, लेकिन जब विड्रॉल होगा तो ज़्यादा पेन्स क्रिएट होंगी। सो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग जो है वो करने की तरफ जाएंगे। ये विशियस साइकिल है जो चलता रहता है। बट ये ही डिजीज़ है जो अंदर हाने प्रोग्रेस करती करती पहले टॉलरेंस डेवलप करती है, फिर वो प्रोग्रेस करती है, फिर वो लॉस ऑफ कंट्रोल की तरफ जाती है जहाँ पे डिटोरियोरेशन वाज़िया होती है। लेकिन ये कोई क्रॉनिक स्टेज है या लास्ट स्टेज है जहाँ पे डिटोरियोरेशन बड़ी वाज़िया होगी, जहाँ पे हर बंदा पॉइंट आउट कर सकेगा कि ये बंदा ड्रग एडिक्ट है। लेकिन जो इसकी अर्ली स्टेजेस हैं, जो सेकंड स्टेजेस हैं, उस पे अर्ली स्टेजेस में तो बंदे को खुद भी पता नहीं होता कि उसके अंदर कोई एडिक्शन का जो जरासीम है वो पलना शुरू हो गया है। उसकी इंडिकेशन सिर्फ इतनी है कि पहले अगर 1 गिलास शराब से आराम आता था तो अब 2 पीने पड़ते हैं, और बंदा कहता है कि बिकॉज आई लाइक इट मोर दैट इज वाई आई एम डूइंग इट मोर। ठीक, 2 गिलास से आराम आता था तो अब वो 3 पीना शुरू कर देगा, वो कहता है बिकॉज आई एम लाइकिंग इट इवन मोर, सो ज्यादा इंक्रीज होगा। सो ये जो स्लाइटली इंक्रीज है ड्रग यूज में, दैट इंडिकेट्स कि ये टॉलरेंस डेवलप हो रही है और ये पहली स्टेज है एडिक्शन की। और जो लॉस ऑफ कंट्रोल जब होगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है, टाइम पे कंट्रोल नहीं रहता, प्लेस पे कंट्रोल नहीं रहता, तो ये सेकंड स्टेज है जिसमें कोई ना कोई एक डायमेंशन जो लाइफ की है वो ख़राबी का बाइस बनेगी। जिसमें अगर तो वो स्टूडेंट है तो सबसे पहले स्टडी डिस्टर्ब होती नज़र आती है, क्योंकि घर वालों का रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं रहता। रिलेशनशिप वो कहते हैं पहले ही ऐसे ही है,
स्टडी के ग्रेड गिरना शुरू होंगे। अगर वो ऑफिस जाता है, कोई शख्स जॉब करता है, एब्सेंटीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी, लेट ऑफिस जाना शुरू कर देगा, लेट बाहर रहना शुरू कर देगा। सो कोई ना कोई एक एस्पेक्ट जो है वो क्लैरिटी के साथ आप मेंशन कर सकते हैं कि ये ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार है। बाकी एस्पेक्ट इतने ज़्यादा आपको बेशक ना भी नज़र आए, लेकिन लेट स्टेज जो है उसमें तो फिर हर हाल ही बेहाल है और हर डायमेंशन जो है वो चीख चीख के कह रही होती है कि इस जगह पे एडिक्शन का मसला है। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने कहा कि ये शराब जो है वो पहले कॉन्फिडेंट करती है, तो शराब एट द सेम टाइम डाउनर भी है और अपर भी है, क्योंकि इसमें कुछ आर्टिफिशियल कैलोरीज भी मौजूद होती हैं जो आपको आर्टिफिशियल कैलोरीज नहीं होती। शराब जो है ये फुल ऑफ कैलोरीज है, लेकिन उन कैलोरीज को एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है कि ये जिस्म की बढ़ोतरी में काम नहीं देती, बट ये आपको फीलिंग देती हैं कि यू आर फुल, यू डोंट नीड टू ईट एनीथिंग, बिकॉज ये हाई ऑफ कैलोरीज है बट एम्प्टी कैलोरीज है। और ये डिहाइड्रेशन भी करती है। जितनी आप ज़्यादा शराब पीते हैं, आपका मुंह जो है वो सुबह जब आप उठते हैं तो खुश्क होता है, आपका दिल करता है कोई ना कोई चीज़ पीने की तरफ जाएं, मुंह में यूं लगता है जैसे कॉटन बॉल्स हैं, और आपको डिहाइड्रेशन काफ़ी होती है। सो ये स्मॉल क्वांटिटी में रिलैक्सेंट की तरफ लेकर जाएगी, बट जैसे जैसे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करें तो आप काफ़ी रात भर जो है वो नाच सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेशन है डिजीज़ की, क्वांटिटी बढ़ना प्रोग्रेशन है। बिल्कुल। और आज के प्रोग्राम में हमने बहुत ही शानदार एरिया जो है वो कवर किया है इंफॉर्मेशन का, जो कि हमने अपने नाजरीन को डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट दिया है एडिक्शन का, और एडिक्शन के बारे में ऑल अबाउट हमने जो कुछ डिस्कस किया है ये सारी साइंटिफिक मालूमात हैं। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आखिर में कि आपने हमें इतनी साइंसी मालूमात से नवाजा, और आपसे ये कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी ज़रूर इसी तरह शिरकत कीजिएगा, हमें ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये सेशंस जो हैं ये आपकी सहूलत के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो सारी मालूमात आप तक पहुंचाई जाएं, जो कि हमारी सोसाइटी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे लोगों में अवेयरनेस आए और उन तमाम बीमारियों को ना सिर्फ बीमारियों का दर्जा मिले बल्कि उनके ट्रीटमेंट में भी आसानी पैदा हो, और ऐसे तमाम अफराद जो कि नशे की बीमारी का शिकार हैं वो कहीं तन्हा ना रह जाएं। और हम सबको ज़रूरत है कि हम आगे हाथ बढ़ाएं और उन्हें हेल्पिंग हैंड दें, और हम उन्हें सोसाइटी का वो फ़ाल रुकन बनाने में मदद फराहम करें जो कि उनका राइट है। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफ़िज़।